साथियों, जब हम मंगल दोष की चर्चा करते हैं वो मेष लग्न में इतना ज्यादा प्रभावी नहीं होता। आइए उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। साथियों, यदि इस मेष लग्न की जन्म पत्रिका में मंगल देव लग्न में ही विराजमान हो जाए या फिर वो विवाह के भाव सप्तम में ही क्यों ना विराजमान हो जाए, कहने को तो ये जो जातक है ये एक मंगली जातक या जातिका होगा, परंतु यदि ये मंगल का मिलान करके कुंडली विवाह संपन्न यदि करते हैं तो इनका जो जीवन साथी है वो इनको उत्तरोत्तर वृद्धि में सहायक होगा। विवाह इनके लिए भाग्योदय कारक साबित होगा और ससुराल पक्ष से इनको इतना लाभ मिलेगा जितना कि इन्होंने सोचा भी नहीं है। कई बार तो ये जो जातक है यदि किसी प्रकार का व्यसन या नशा करता है तो विवाह के पश्चात उसको ये स्वतः ही त्याग देता है। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, चर्चा इन दिनों चल पड़ी है हमारी लग्न दर लग्न नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बातों पर चर्चा करने की, और अभी जो है सिलसिला वो मेष लग्न का चल रहा है। तो आज हम मेष लग्न की बात करेंगे और आने वाले समय में हम प्रत्येक लग्न की बात करेंगे। इससे पहले का जो एपिसोड था, यदि आप लोगों में से कई लोगों ने नहीं देखा है, आप जाकर के अभी भी सर्च करके उसको देख सकते हैं, जिसमें हमने बात की थी कि कैसे मेष लग्न का एक जातक या जातिका बर्बाद हो जाता है विवाह संपन्न करने के बाद में। आज ठीक उलट, अर्थात आज पॉजिटिव बात करेंगे कि बहुत थोड़ी सी यदि सावधानी मेष लग्न का जातक या जातिका बरत दे तो विवाह उसके लिए किसी लॉटरी से कम नहीं होता। कौन कौन सी वो संभावनाएं होती है, बेसब्री से आप इंतजार कीजिए। अपनी जन्म पत्रिका आप जरूर खोल करके बैठिएगा। और साथ ही नवीन दर्शकों को हम बतलाते चलें कि प्रत्येक एपिसोड के अंत में हम आप लोगों के कुछ कमेंट्स भी शामिल करते हैं, तो हो सकता है कि आपका कमेंट भी शामिल हो जाए, इसलिए आप संपूर्ण एपिसोड देखिए और अपने ज्ञान में वृद्धि जरूर कीजिए। साथियों, सिंपल सा सिद्धांत यह है कि विवाह का जो भाव है वो ये भाव है, ये सप्तम भाव हम इसको कहते हैं। और चूंकि ये कुंडली मेष लग्न की कुंडली है, 1 नंबर से ये प्रारंभ हो रही है, तो नेचुरल तरीके से यहां पर सप्तम भाव में 7 नंबर का ही अंक लिखा हुआ है। अब सिद्धांत तो सिंपल सा ये है कि यदि इस सप्तम भाव में इस जन्म पत्रिका का कोई योग कारक ग्रह आकर के विराजमान हो जाते हैं, इस जन्म पत्रिका की यदि मैं चर्चा करूं तो योग कारक जो ग्रह हैं वो यहां पर 3 हैं। सबसे पहला तो स्वयं लग्नेश मंगल ही योग कारक है, फिर पंचमेश सूर्य यहां पर योग कारक है, और फिर नवम भाव के जो स्वामी हैं गुरुदेव अर्थात बृहस्पति वो योग कारक है। तो ये तीनों ग्रह इस जन्म पत्रिका में प्रबलतम योग कारक ग्रह है। योग कारक ग्रह क्या करता है? शुभत्व की बारिश करता है अपनी दशा अंतरदशा में। अब यहां पर शुरुआत चलिए हम पहले मंगल से ही कर लेते हैं। 2 स्थितियां यहां पर बड़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहली तो यदि मंगल देव स्वयं लग्न में ही विराजमान हो जाए तो वो लग्न में तो विराजमान है ही, लग्न में बैठ करके वो सप्तम भाव को देखने का भी कार्य कर रहे हैं। दूसरी स्थिति, यदि मंगल देव स्वयं सप्तम भाव में विराजमान हो जाए और सप्तम भाव से संबंधित वो लाभ देंगे और वो लग्न को देखने का भी कार्य करेंगे। अब थोड़े से जो कम बुद्धि वाले लोग हैं वो ये कहेंगे कि ये मंगली जातक है, इसके फला चीजें नेगेटिव होगी, परंतु ये आधे से भी कम सत्य है। यदि ये मंगली जातक है, मंगली जातक होना कुछ भी बुरा नहीं है। यहां हम आई बटन में आपको हमारी जो मंगल की प्लेलिस्ट है उसका आपको लिंक प्रोवाइड करा देते हैं ताकि जाकर के आप उसके बारे में भी विस्तार से चर्चा करें। खैर, यदि ये मंगली जातक या जातिका है तो इसको सिर्फ एक ही काम करना है, केवल एक काम करना है, और मैं शब्दशः दोहरा रहा हूं कि इनके लिए विवाह एक फायदे का सौदा,
बल्कि भाग्योदय कारक, और एक प्रकार से जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं कि इसकी तो लॉटरी लग गई है, वो साबित होगा। कैसे? साथियों, मंगल इस जन्म पत्रिका में योग कारक है, और योग कारक ग्रह जिस भाव में बैठता है उस भाव से संबंधित जितने कारक हैं उससे लाभ प्रदान जरूर कराता है। मंगल जो है सप्तम भाव से संबंधित अर्थात विवाह से संबंधित इनको लाभ प्रदान करेगा। विवाह के बाद में इनकी जो विचारधारा निर्माण है उसमें भी व्यापक परिवर्तन होगा। और विवाह में ये मंगल यहां पर इसलिए इंपॉर्टेंट है, मंगल हमारी फिजिकल बॉडी का कारक है, हमारी जो एनाटॉमी जिसको हम कहते हैं उसका कारक है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या करेगा कि जो शारीरिक संबंध एक दंपत्ति के बीच में होने चाहिए उसमें जो सर्वोत्तम अच्छे संबंध हो सकते हैं उन संबंधों को क्रिएट कराने, पति पत्नी के बीच में जो शारीरिक संबंध हैं उनको अनुकूलतम स्थिति तक, सर्वोत्तम स्थिति तक ले जाकर के उस रस को प्रदान करने का कार्य ये स्थिति करेगी। बार बार मैं दोहरा रहा हूं, कुंडली मिलान करके सारे ग्रहों का, सारे भावों का, आने वाली दशाओं का मिलान करके करते हैं। तो जीवन साथी के नाम से यदि ये कोई व्यक्ति व्यापार करता है, क्योंकि सप्तम भाव से हम पार्टनरशिप का व्यापार भी देखते हैं, यदि ये जीवन साथी के नाम से व्यापार करता है तो इसको कई गुना लाभ मिलेगा बजाय कि अपने स्वयं के नाम से ये करे। फिर मंगल इस भाव में अष्टमेश भी है, तो उसको अष्टम भाव से संबंधित भी लाभ देगा। क्या लाभ देगा? उसको ससुराल से इतना सपोर्ट मिलेगा। यदि इनको कोई बिजनेस स्टार्ट करना हो, ससुराल इनके साथ में है। यदि ये किसी ऋण में डूब जाते हैं, ससुराल इनके साथ में है। यदि ये किसी विवाद में फंस जाते हैं, ससुराल इनके साथ में खड़ा होता है। मतलब हर एक दुविधा की स्थिति में ससुराल इस व्यक्ति के साथ में खड़ा हो जाता है। यदि ये जो स्थिति देख रहे हैं वो निर्मित हो तो दीर्घायु ये व्यक्ति को कर देते हैं, मान सम्मान में वृद्धि करने का कार्य करते हैं। और यदि किसी प्रकार का ये छोटा या बड़ा नशा करता भी है, यहां पर मैं खासतौर पर पुरुष जातकों की बात कर रहा हूं, तो वो विवाह के पश्चात उस नशे का भी परित्याग जरूर कर देते हैं। साथियों, ये तो हो गई पहले योग कारक ग्रह लग्नेश मंगल की। अब जो दूसरी स्थिति है जो इस व्यक्ति की लॉटरी लगाएगी विवाह के पश्चात, यदि कुंडली मिलान करके विवाह करते हैं, तो वो है सूर्य की स्थिति। साथियों, सूर्य इस जन्म पत्रिका में प्रबल योग कारक ग्रह है। यदि सूर्य यहां पर लग्न में विराजमान हो जाता है और सप्तम भाव को देख रहा है, वो विवाह के भाव को, इस व्यक्ति का, चाहे वो फिर स्त्री है पुरुष है, इतना आकर्षक व्यक्तित्व होता है, चेहरे पर इतना उसके तेज होता है कि व्यक्ति उससे आकर्षण के बंधन में, चुंबकत्व के बंधन में बंधना पसंद करता है। जो भी इनसे मिलता है तो इनका जो व्यवहार है, इनका जो व्यक्तित्व है, उसको तो बहुमुखी बना ही दिया। जीवन साथी के साथ में सिर्फ थोड़ी सी कुंडली मिलान करनी, जो 4-5 बिंदु मैंने आपको बतलाए हैं, इस व्यक्ति का, इस जातक का, इस जातिका का जो भाग्योदय है वो विवाह के पश्चात अवश्य होगा ही होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। इतना ही नहीं, इनको मन चाही संतान पहली बार में ही मिल जाएगी, क्योंकि यहां पर पंचम भाव का स्वामी स्वयं सूर्यदेव है। ये एकेडमिक्स में, एजुकेशन में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। इवन यदि ये सरकारी नौकरी की थोड़ी बहुत भी तैयारी कर ले तो इनको उसमें सिलेक्शन भी जरूर हो जाता है। इतना ही नहीं, सूर्य यहां पर बैठ करके इनको आकस्मिक धन लाभ देगा। विवाह के पश्चात आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं से इनके पास में धन आता ही रहेगा। धन की वजह से कोई भी कार्य इनका कभी रुकता नहीं है। एक और महत्वपूर्ण बात, चूंकि पंचम भाव प्रेम विवाह का भी भाव है, तो बहुत संभावना है कि ये प्रेम में पड़े, घर वालों को कन्विंस करें और उस प्रेम को ये विवाह में कन्वर्ट करने में भी अपनी तरफ से सक्सेसफुल जरूर हो जाते हैं। एक और बात यहां पर कि केवल इनको यहां पर सूर्यदेव एक समस्या दे सकते हैं शारीरिक, और वो है पाचन तंत्र की समस्या, आंतों से संबंधित समस्या या फिर पाइल्स की समस्या। वो यहां पर इनको स्पष्ट रूप से देते हुए नजर जरूर आ जाते हैं। साथियों, अब तीसरे ग्रह की बात करेंगे, गुरुदेव की। साथियों, इस जन्म पत्रिका में तीसरा सबसे योग कारक ग्रह और कोई नहीं बल्कि स्वयं
बृहस्पति देव हैं, क्योंकि वो भाग्य स्थान के लॉर्ड हैं। अब यहां पर भी कुछ स्थितियों को आप देख लीजिए कि यदि इस जन्म पत्रिका में गुरुदेव लग्न में विराजमान हो जाए, या फिर वो तृतीय भाव में विराजमान हो जाए, या फिर वो एकादश भाव में विराजमान हो जाए, इन तीनों ही स्थितियों में साथियों वो सप्तम भाव को देख रहे हैं। यहां से वो सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं, यहां से वो पंचम दृष्टि से देख रहे हैं, और यहां से वो नवम दृष्टि से देख रहे हैं। ये तीनों ही सर्वोत्तम स्थितियां हैं। फिर दोहरा देता हूं, यदि ये स्थिति है और इसने कुंडली मिलाई है, केवल गुण नहीं, कुंडली यदि मिलाई है, तो सारे के सारे गुरु के कारकत्व के लाभ इनको मिलेंगे। क्या क्या इनको मिलेगा देखिए। यदि इनको गुरु की दशा अंतर्दशा चल रही है, विवाह का संपूर्ण रस ये प्राप्त करेंगे। छोटी बड़ी जो यात्राएं हैं, खासतौर पर पर्यटन के उद्देश्य से, धार्मिक पर्यटन के उद्देश्य से, वो इनको जरूर मिलती रहेगी। शासन में इनका दखल बढ़ता चला जाएगा। यदि ये लाइजनिंग का काम करते हैं तो विवाह के पश्चात वो कई गुना इनका कार्य बढ़ जरूर जाएगा। इतना ही नहीं साथियों, इनकी जो धार्मिक प्रवृत्ति है, चूंकि वो भी नवम भाव से ही हम देखते हैं, तो इनकी धार्मिक प्रवृत्ति भी बहुत अच्छी हो जाती है। इनका जो धार्मिक स्टैंड है, शादी से पहले हो सकता है कि इनका विश्वास कम हो, या लगभग ये धर्म को अंधविश्वास की श्रेणी में रखते थे, परंतु विवाह के पश्चात ये धर्म में रुचि भी लेते हैं और अपनी तरफ से जो दैनिक कर्म है या अध्यात्म का जो कर्म है उसमें भी ये लाभ जरूर उठाते हैं। छोटी बड़ी विदेश यात्राएं इनकी विवाह के पश्चात जरूर हो जाती हैं। साथियों, यहां पर बहुत महत्वपूर्ण बात कि जवानी तो व्यक्ति जैसे तैसे बिता ही लेता है। ये जो स्थिति है, क्योंकि यहां पर व्यय भाव के वृद्धावस्था के लॉर्ड भी स्वयं गुरुदेव हैं, तो इनका जीवन साथी, यहां पर स्त्री पुरुष दोनों पर यह बात है, इनका जीवन साथी इनकी वृद्धावस्था में, इनके बुढ़ापे के समय इनकी पूरी सेवा शुश्रूषा करता है। बल्कि यदि वो खर्च करने की स्थिति में नहीं है तो खर्च भी इनका जीवन साथी कर देता है, और जीवन साथी के किसी कृत्य की वजह से सोसाइटी में इनकी इज्जत में बढ़ोतरी जरूर होती हुई देखी गई है। लग्न में बैठकर के गुरुदेव इनके व्यक्तित्व को बहुत संबल प्रदान करेंगे, व्यक्तित्व को निखारने का कार्य करेंगे। यहां पर तृतीय भाव में वो इनके पराक्रम में वृद्धि करने का कार्य करेंगे। गुरु यहां यदि 11th हाउस में खासतौर पर मैं कहना चाहूंगा तो इस जातक या जातिका को वो विशेषज्ञ जरूर बना देते हैं किसी न किसी फील्ड का। आय में निरंतर वृद्धि इनके होती चली जाती है, और ये जिसको भी और जो भी सलाह देंगे उस सलाह को मान करके व्यक्ति का भला ही होगा। तो अपने पूरे समाज में, मित्रों में एक प्रकार से इनकी जो कहा जाए कि ख्याति है, वो एक अच्छे सलाहकार के रूप में जरूर बनती है। विवाह जो है इनका, वो अपने जन्म स्थान से बहुत ज्यादा दूर होता है। कई बार विदेश स्थित व्यक्ति से भी इनका जो विवाह है वो संपन्न हो जाता है। तो इन तीनों ही स्थितियों में पुनः मैं समअप यहां पर कर रहा हूं। 3 स्थितियां हमने देखी, मंगल, सूर्य और गुरु से संबंधित। कुंडली यदि मिलाते हैं तो शादी के बाद में आपकी लॉटरी अवश्य लगेगी। जिन 3 ग्रहों का आज हमने यहां पर आपसे उल्लेख किया, उनकी डिग्री आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि कोई भी ग्रह यदि 0, 1 या 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों का यदि होता है साथियों, तो वो बलहीन हो जाता है और फिर वो रिजल्ट आपको प्रदान नहीं कर पाता है। तो ये सारी स्थितियां हैं, और आने वाले एपिसोड में चूंकि आज हमने मेष लग्न की चर्चा कर ली है, तो अब वृषभ और उसके बाद में उत्तरोत्तर हर एक लग्न के बारे में, कब विवाह नेगेटिव होता है, कब विवाह व्यक्ति को बर्बाद कर देता है, और कब विवाह के बाद में लॉटरी लग जाती है, ऐसे ये कपल ऑफ एपिसोड्स जो हैं वो हम आने वाले समय में आपके सम्मुख जरूर लेकर के आएंगे। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।
तो आइए साथियों, आप बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की तरफ। और पहला ही जो कमेंट है ये प्रीति लम्हे जी ने लिख भेजा है। राधे राधे सर आपने लिखा है, तो प्रीति जी आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। अगला कमेंट वीणु भट्ट जी, ये भी हमारे नियमित दर्शक हैं, और आपने हर हर महादेव लिख भेजा है। तो महादेव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। साथियों अगला कमेंट कुणाल बाबा इस आईडी से आया है, और आपका प्रश्न जो है वो आपने पूछा है कि लड़के की कन्या लग्न की कुंडली में लग्न में मंगल है तथा लड़की के लग्न में शनि है, तो क्या मंगल दोष कट जाएगा। देखिए आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। यदि किसी एक के लग्न में मंगल है और दूसरे के लग्न में शनि है, तो ये पूछ रहे हैं कि क्या मंगल दोष निरस्त हो जाएगा, कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, प्रभाव में जरूर कमी हो जाएगी, क्योंकि शनिदेव अपने आप में एक पाप ग्रह है, तो वो 20 to 25% मंगल दोष का काट जरूर कर रहे हैं, परंतु निरस्त वो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो साथियों आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सपरिवार स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।